आप सुनने जा रहे हैं कहानी ख्वाहिश का चौथा अध्याय, जिसकी लेखिका है आयुषी खरे, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। ओके, अभी ऑफिस में ज्यादा काम भी नहीं है तो मैं चल सकती हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन कोई परेशानी तो नहीं है ना? I mean, you all are going for some project you are associated with. Then how can I share a work in your task? सरगम ने एक झिझक से कहा। सरगम, तुम कंटेंट राइटर हो ना? राजीव बता रहा था थोड़ी देर पहले। तो हमारे प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट तुम तैयार कर देना। वैसे भी क्रिएटिविटी के इस फील्ड में हमें हमारे हिसाब से काम करने वाले को इजाजत है, बस काम अच्छा करके देना होता है। शालू की इस बात से सभी सहमत थे। दोस्तों के साथ बैठकर राजीव और सरगम दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे। जब राजीव के सहकर्मी वहां से चले गए, तब सरगम ने राजीव से झिझकते हुए पूछा, राजीव जी, मुझे नहीं पता कि बुई अलाउ करेंगे कि नहीं, पर आप ये बताइए कि मेरा जाना वहाँ पे ठीक है ना? I mean, मैं आपके साथ किसी काम से ही जा रही हूँ ना, ऐसे तो नहीं? बुआ जी से बात मैं कर लूंगा सरगम, तुम फिक्र मत करो। और रही बात तुम्हारे साथ जाने की, तुम्हें झूठ नहीं कहता, मैंने तुम्हारा काम सच में देखा है। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद से मेरा काफी काम आसान हो जाएगा, राजीव ने सरगम को समझाया। नियत तारीख पर राजीव, शालू, शुभ, शैल, मीत और सरगम राजीव के वाहन से यात्रा पर निकल गए। सफर की दूरी काफी थी। कार राजीव ड्राइव कर रहा था और सभी दोस्त गानों का लुत्फ उठाते हुए हंसते गाते यात्रा को एंजॉय कर रहे थे। पीछे की सीट पर बाकी दोस्तों के साथ बैठी सरगम को पहले घुलने मिलने में कुछ संकोच हुआ, हालांकि अपनेपन से परिपूर्ण माहौल से वो भी जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। धीरे से उसने सामने की आईने में एक नजर राजीव पर डाली। चश्मे के पीछे भी वो आंखें कितनी आकर्षक हैं। एक ही पल को उन आंखों को देखकर उसके मन में ये ख्याल आया, जितना राजीव को व्हाइट शर्ट पहनना पसंद था, उससे भी कहीं ज्यादा सरगम को उसे व्हाइट शर्ट में देखना पसंद था। खासकर तब जब वो काम करते करते अक्सर ही अपने आप आस्तीन को बाहों पर फोल्ड कर लिया करता। कभी कभी सोचती कि कह दे उन्हें कि वो व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छे दिखते हैं, पर फिर सोचती कि वो क्या कहेंगे तुम्हें। आज भी राजीव ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। सरगम को पता था कि राजीव इस बात से वाकिफ था कि लोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के आकलन में फुटवियर को भी पोशाक जितना ही महत्व देते हैं। सो वो अपनी हर ड्रेस में अपने फुटवियर का खास ख्याल रखता। सरगम राजीव की इस बात की कायल थी कि वो खुद के प्रेजेंटेशन पर काफी ध्यान देते थे। सरगम ने गौर किया कि यहाँ अपने दोस्तों के बीच राजीव खूब बातचीत करते, हंसी मजाक करते, संजीदगी कुछ कम नजर आती उनकी आंखों में, बातों में, और उनकी मद मस्त आवाज का उत्साह भी उसे खुश कर गया। इतना तो वो जानती थी कि वो उन्हें कभी उदास नहीं देखना चाहती थी। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद राजीव मीत से बोला, मीत अब तू चला यार, और जाकर बैठ गया पीछे की सीट पर सरगम के बगल में। उसने अपनी शरारती मुस्कान भरे इशारे से सरगम को चौंका दिया। और कैसा चल रहा है सफर? हम लोगों के साथ बोर तो नहीं हो रही हो ना तुम सरगम? सरगम ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। शैल जी, आप अपनी आने वाली गुड़िया या गुड्डू को आगे चलकर क्या बनाएंगी? I mean, डॉक्टर या इंजीनियर साहब? राजीव ने हंसकर बातचीत की। शैल ने सोचकर कहा, राजीव बाबू, वैसे तो मुझे सिविल इंजीनियर ही अच्छे लगते हैं, तभी तो मेरे हमसफर की खूबियों में एक खूबी उनका सिविल इंजीनियर होना भी है। हालांकि मैं ये सोचती हूँ आपको देखकर कि बेटा हो या बिटिया, वो जो पेशा चाहे चुने, उस पर यकीन होगा मुझे। मैं उसे लेखक या पत्रकार बनने की भी सलाह दूंगी। अरे वाह, बहुत खूब। इतना बोलकर राजीव मुस्कुरा दिया और फिर बातचीत करने लगा सरगम से। अचानक ब्रेक लगने से सरगम ने संभलने के लिहाज से ज्यों ही हाथ सामने की सीट के पीछे के हिस्से पर टिकाया, राजीव का हाथ भी संभलने की चाह में वहीं रखा हो गया सरगम के हाथ के ऊपर। सरगम ने झट से राजीव की आंखों में शर्म से देखा और हाथ छुड़ा लिया। राजीव भी इस हसीन इत्तेफाक पर मुस्कुरा दिया।
सरगम गर्दन नीची करके हंस पड़ी तो राजीव ने मीत को झूठा सा चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई गाड़ी ठीक से चला ले, अभी तेरे कारण सरगम मुझसे नाराज हो जाती। और इस बात का मायना समझकर सरगम सहित सभी लोग हंसने लगे। हर कुछ देर में राजीव सभी के लिए चाय और खास तौर पर शैल के लिए नाश्ते के लिए ध्यान से कार रुकवा दिया करता। राजीव की यूं सबका ख्याल रखने की आदत, खास तौर पर शैल के समय समय पर खान पान संबंधी व्यवस्था ध्यान से करने के रवैये से सरगम राजीव के जिम्मेदार व्यक्तित्व को पहचान गई थी। सभी गंतव्य पहुंचकर गेस्ट हाउस में ठहरे थे। शालू और शुभ ने एक ही कमरे में एडजस्ट होने की बात कही। वहीं शैल को सुविधापूर्ण रूम देकर राजीव उन्हें आराम करने की बात कहकर चला आया। बाहर आके सरगम को उसके रूम में छोड़ने आया और बोला, सरगम तुम खुश हो ना हम लोगों के साथ? आज तुम थोड़ी थक गई हो, पर कल और आने वाले दिन बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं और मीत हम पास वाले रूम में हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो तुरंत हमें कॉल करना, चाहे कितने भी बजे। राजीव सरगम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोले जा रहा था। हाँ भाई, खुद आकर मिल लेना सरगम से और जान लेना हालचाल। मीत ने हंसकर टिप्पणी की तो सरगम हंस दी। वहीं राजीव झेप कर आंखों को हथेली से छुपाकर हंसने लगा। तीनों इस हंसी ठिठोली से खुश थे। फिर कुछ देर में अपने अपने कमरों में चल दिए। अगली सुबह 6 बजे राजीव ने सरगम के रूम का दरवाजा खटखटाया तो सरगम ने दरवाजा खोला और देखा कि राजीव 2 कप की चाय की ट्रे लेकर खड़ा हुआ है। आइए राजीव जी, आप परेशान क्यों हुए? मैं ही बाहर आ जाती ना तैयार होकर। सरगम ने नींद में उलझे हुए और चेहरे पर आते बालों को उंगलियों से समेटते हुए राजीव को अंदर आकर बेड पर बैठने को कहा। उसके पास बैठा राजीव अभी अभी सोकर उठी सरगम की सुंदरता को चुपके चुपके निहारता रहा। हल्के हल्के मुड़े हुए बाल, बिना काजल की आंखें, होठों पर कुदरती नरम गुलाबी रंग और नीले रंग के पोल्का प्रिंट नाइट सूट में सामने बैठी वो उसे भोली भाली गुड़िया जैसी लग रही थी। इसमें परेशानी की क्या बात? शायद तुम्हारी सुबह भी मॉर्निंग टी से ही होती होगी मेरी तरह। राजीव ने कुछ देर बाद जवाब दिया। हाँ बिल्कुल सही। कभी कभी तो लगता है चाय सिर्फ चाय नहीं, एक इमोशन, एक पैशन, एक रिलेशन है ना राजीव जी? सरगम ने चाय की चुस्कियां लेते हुए चहक कर राजीव से कहा। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है चाय, पर तुम कोई खास मौका पूछो तो मैं कहूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीना बहुत पसंद है, सिर्फ तुम्हारे साथ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। चाय के बाद राजीव ने सरगम से हाथ मिलाकर कहा, स्वागत है मेरी दोस्त एक नए सफर में। राजीव जानता था कि उसके मन में इस वाक्य के मायने कहे से कुछ ज्यादा हैं। दिन भर में सभी ने मिलकर पूरे ध्यान और कुशलता से अपने निर्धारित काम को अंजाम दिया और इस टीम में बतौर जिम्मेदार सदस्य के रूप में राजीव के साथ काम करते हुए सरगम भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। शाम को सभी लोग मिलकर घूमते फिरते, बातचीत करते और अलग अलग जायके का आनंद उठाते। अगले दिन सुबह बराबर 6 बजे राजीव के आने की उम्मीद में सरगम बैठे बैठे उसका इंतजार कर रही थी कि राजीव ने डोरबेल बजाई और सरगम ने झट से दरवाजा खोल दिया। आइए राजीव जी, इतना कहकर राजीव को अंदर बुलाया और उसके साथ चाय पीने लगी। आज सरगम ने साड़ी पहनी थी और राजीव उसे देखकर देखता ही रह गया। तन पर लिपटे लिबास में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया था, फिर भी एक पल को राजीव आकर्षित हो गया था, बेतहाशा उसके स्त्रीत्व की ओर, जैसे उससे पहले उसने कभी किसी को देखा ही ना हो। वो जानता था कि सरगम की मानसिक और दैहिक पवित्रता ही है जो उसे हरदम बेहद आकर्षक बनाए रखती है। उसने कभी कुछ नहीं पूछा उससे, पर वो जानता था कि सरगम को आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। ये उसका शांत, समझदार और ठहरा व्यक्तित्व ही है कि हर कोई उससे रब्त रखने लगता है, और शायद वो भी रखने लगा था। सरगम देखती तो महसूस करती कि इतना कार्यकुशल होने के बावजूद भी राजीव अपने हुनर पर जरा भी घमंड नहीं करते। मुस्कुराकर सबसे बात करते हैं और परेशानी में उलझे किसी भी सदस्य को सलाह, मशवरा और मदद भी बिना किसी जजमेंट के दे दिया करते हैं।
गांव वालों से बातचीत और व्यवहार में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और वो एकदम सहज होकर नई जगह पर अपना काम किए जा रहे थे। वो गौर करती कि बीच बीच में शैल से अक्सर पूछ लिया करते, शैल जी आप बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? जिस पर शैल कहती, राजीव तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, बहुत फिक्र करते हो, परेशान मत हो, कुछ जरूरत होगी तो मैं बेझिझक बता दूंगी। और राजीव मुस्कुराकर हामी में सिर हिला देता और उसे यह भी अच्छा लगता कि कैसे राजीव काम के बीच बीच में किसी भी बहाने उसे देखकर मुस्कुरा दिया करते ताकि उसे जरा भी अकेलापन न लगे। और जब वो जवाब में मुस्कुराते हुए पलकें झपका देती तो वो और उत्साह से काम में लग जाते। शाम को राजीव सरगम को घुमाने ले गया। बस वो दोनों ढलती शाम में एक झील के किनारे बैठे रहे दोनों। राजीव जी वजह बताएंगे यहाँ क्यों आए हैं हम? सरगम ने पूछा। बस ऐसे ही सरगम, दिल चाहा कि तुम्हें भी पास बैठाकर तुमसे बातें करूं और बहुत बातें करता रहूं। बताओ, कहोगी मुझसे, सुनोगी मुझे? राजीव ने दिल की बात कही। राजीव जी सच कहूं तो आपसे कहने से ज्यादा मुझे आपको सुनना पसंद है। आपकी सरलता पसंद है, आपकी सादगी पसंद है, आपकी खामोशी पसंद है, आपके शब्द पसंद है। और बताऊं? सरगम ने हंसकर राजीव को हकीकत बताई। राजीव खुशी से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, आप मेरे लिए कुछ कहिए राजीव जी। सरगम ने राजीव से हंसकर इठलाते हुए कहा। क्या कहूँ? तुम्हारे लिए कुछ कहूँ? राजीव ने सरगम के जवाब में हंसकर सवाल किया। आसान है ना तुम्हारे हिसाब से यह सब मेरे लिए? तभी तो तुमने एक पल में मेरे सामने यह 4 शब्द मेरे लिए कुछ कहिए इतनी आसानी से रख दिए और अब मेरे जवाब के इंतजार में मेरे सामने बैठी हुई हो। तुम्हारे ये 4 शब्द मेरे लिए गहरे समुद्र से और ऊंचे पहाड़ों से पार पाने से भी मुश्किल है और इस मुश्किल को और भी बढ़ा दिया है तुमने। मुझ पर टिकी हुई तुम्हारी शरारती नजरों ने और अब होठों पर खिले उस भाव ने जो हंसी से तो कुछ कम है पर मुस्कुराहट से बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए कुछ कहूँ? तुम्हारे लिए क्या कहूँ मैं? ये जो तुम्हारी निगाहें हैं इस समंदर से भी गहरी हैं। जो तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हारी इन बोलती नजरों के दरिया में डूबा हुआ हूँ। इनमें डूबकर मैं तुम्हें थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। या क्या मैं तुमसे ये कहूँ कि यह जो तुम्हारे होंठ हैं इनकी खूबसूरती के आगे खिले हुए गुलाब भी लरसते हैं। या जो पल पल में तुम्हारे होठों पर हंसी आ जाती है, ऐसा लगता है कि मानो बेजार से किसी दिन पर रह रह कर बरसात बरसती हो। तुम्हारा हंसना मेरे लिए इतना लाजमी हो गया है कि लगता है कि तुम्हारी हंसी न सुनूं तो कयामत आ जाए। तुम्हारे लिए यह कहूं कि ये जो तुम्हारे खूबसूरत रुखसार को घेरे हुए रेशमी जुल्फे हैं, इनके साए में तुम्हारा चेहरा यूं लगता है जैसे चांद को समेट रखा हो गहरे हल्के बहते हुए बादलों ने। कितनी ही दफा यह दिल इसरार कर चुका है चेहरे पर आती उस जुल्फ को छू लेने को, और कितनी ही बार थामा है मैंने खुद को यूं बहकने से। क्या तुम्हारे लिए ये कहूं कि कई दफा चाहा कि तुम्हारी ही आंखों का काजल चुराकर थोड़ा सा कहीं तुम्हारे चेहरे पर लगा दूं, इस डर से कि कहीं तुम्हारी खूबसूरती को मेरी ही नजर न लग जाए। क्या तुम्हारे लिए ये कह दूं कि मैं पहचानता हूँ तुम्हारी संजीदा शख्सियत में संजो कर रखी हुई एक बेखौफ, बेफिक्र और प्यारी परी को, जो जिंदा दिल तो बेहद है पर जिसके पास एक बेइंतहा मासूम दिल की अमानत है, जिसके इनाम में गैरों का दर्द देखकर जाने कब एक आंसू उसकी आंख से बह निकलता है, उसे खुद भी पता ही नहीं चलता। चाहता हूँ तुम्हारे लिए मेरा यह सच कह दूं तुम्हें कि जब तुम्हें देखा तो खूबसूरती को जाना, और जब से तुम्हें समझा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये सारी हकीकत कह दूं? यह मेरी खुशनसीबी है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए हर बार की तरह
इस बार भी तुम्हारे सवाल मेरे लिए कुछ कहिएगा, मैं हंसकर यही जवाब दे देता हूँ कि तुम बहुत प्यारी हो और हमेशा ऐसी रहना। इतने सारे एहसासों को समेटकर राजीव ने सरगम से बस यही 7 शब्द कहे। पानी में पैर डाले वो बैठी रही और पास में ही बैठकर राजीव उससे कहता रहा, उसे सुनता रहा और बाज दफा देखता रहा पानी में डूबे उसके हसीन पैरों को। साड़ी पैरों पर हल्की से ऊपर उठी हुई थी और सिर्फ सीधे पैर में बंधी सुनहरी पाजेब ने बांध रखा था उसके दिल को अपनी दिलकशी से। कितनी ही बार उसके हंसी पैरों को छूकर उसे महसूस करने का तिलिस्मी ख्याल उसके जहन में उभरता रहा। राजीव को खुद भी याद नहीं, याद रही तो बस वो आज की शाम जब पास बैठकर वो करता रहा उससे खुलकर बहुत सारी बातें, जरूरी गैर जरूरी, पराई, अपनी, काम की, दिल की, न जाने कितनी बातें। चमकते चांद को देखकर जब वहाँ से चलने के लिए सरगम ने पानी में से पैर बाहर निकाले तो राजीव ने एक बार, बस एक बार छू ही लिया उसकी सुनहरी पाजेब को, उसके बहुत हंसी पैरों को और उन पर फिसलती बूंदों को। उस छुअन में एक सुकून था, एक तमन्ना के हासिल हो जाने का। सरगम ने सामने बैठे हुए राजीव के बालों को अपनी उंगलियों में फिराते हुए छुआ और उस अजनबी छुअन में एहसास किया एक अपनेपन का, एक बंधन का, एक दिली आकर्षण का। एक अजीब सा नशा था राजीव की छुअन में, उसके नर्म बालों में जिनमें उसकी रेंगती उंगलियां खोई जा रही थी, उसकी आंखों में, उसकी बातों में एक दिलकश नशा, एक दूसरे से अनायास ही बधी उन कुछ तमन्नाओं के पूरे होने का करार मुस्कुराती आंखों में दिखने लगा था। तुम जानती हो सरगम, मुझे तुम में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारी खूबसूरत मासूम संजीदगी, तुम्हारी सच्ची मुस्कान, तुम्हारी हथेलियों का पनाह सा होना, तुम्हारा वेल एजुकेटेड होना। जब तुम बात करती हो तब तुम्हारी बातें, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, उर्दू की तहजीब और हिंदी की मिठास से बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। मेरा क्या, किसी का भी दिल करने लगे कि तुमसे सब कुछ सुनता रहे। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि आगे भी सीखता रहूंगा ऐसे ही। राजीव ने सरगम से इस तरह कहा कि उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। सरगम मुस्कुरा दी, फिर आगे बिना कुछ कहे वो दोनों बढ़कर वापस जाने के लिए चल दिए कार की तरफ। पर सरगम इतना तो जान ही गई थी कि वो राजीव को पसंद करती है। जाने से पहले राजीव ने पलटकर ऊपर देखा चमकते चांद को, जो गवाह था उन दोनों की जिंदगी के इस हंसी वक्त का। राजीव जी, अगर आप कभी मुझसे कुछ मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? सरगम ने चलते चलते राजीव से सवाल किया। राजीव रुक गया। चेहरे पर शांत भाव लिए उसने सरगम से कहा, तुम्हें। राजीव रिपोर्ट के लिए लोगों का साक्षात्कार ले रहा था और सरगम उसे देखते देखते सोच में डूब गई। दिन के हर पल को राजीव के साथ गुजारते हुए सरगम ने काफी ऐसी बातें पाई जो उसे दूसरों में नहीं देखने को मिली, जिन बातों से उसके दिल में उसकी जगह बढ़ती गई। वो बातें जिन पर लोग अक्सर गौर ही नहीं करते, पर वो खूबियां होती हैं व्यवहार की, व्यक्तित्व की। हर बात बेहद मामूली पर गौर करो तो एक खूबी, जब वो काम करता तो किसी को जताकर नहीं करता, बस करता काम तो इसलिए कि उसे मेहनत करना पसंद है, उसे काम करना दिल से पसंद है। उसने उन्हें आज तक किसी पर तंज कसते नहीं सुना। कुछ सही नहीं लगता तो बता देता सामने वाले को, मुनासिब रहा तो हल भी साथ होता सलाह के। उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है, बहुत अच्छी, फिर भी अभिव्यक्ति के अलावा अपनी किसी भी काबिलियत पर कभी घमंड नहीं किया। 2 दिन ही हुए गांव वालों के साथ, पर वो इन लोगों से इतने ज्यादा घुल मिल गए थे कि इन्हें अपना बना लिया था। उसने पाया उनकी मुस्कुराहट में एक यकीन है, एक उम्मीद है जो सामने वाले में भी विश्वास भर देता है कि सब ठीक हो जाएगा। यकीन बरकरार रखना, और सबसे अच्छी बात है कि वो हर कुछ देर में
अपने साथ होने का परिचय दे देता, उसे देखकर मुस्कुराकर। नजर हटती नहीं तुमसे, तुम्हारी नजरों के कायल हम। आंखें समंदर तुम्हारी और एक एक लहर को पढ़ने की आरजू हमारी है। कोहनी के सहारे सिर टिकाए राजीव को एकटक निहारती सरगम कुछ यही शेर सोच रही थी कि राजीव की नजर पड़ गई उस पर। आंखों के इशारे से राजीव ने जब सरगम से पूछ ही लिया कि क्या देख रही हो, तो शर्माकर झुका ली उसने अपनी नजरें और मुस्कुरा दी। आखिरी दिन भर रिपोर्ट के सारे काम पूरे करने के बाद, सबके साथ डिनर करने के बाद राजीव ने सरगम के रूम का दरवाजा नॉक किया। सरगम ने राजीव को अंदर बुलाया और वो बैठ गया खिड़की के पास बिछे गद्दे पर। सरगम चाय ले आई दोनों के लिए। एक कप राजीव को थमाते हुए वो भी उसके पास बैठ गई। खिड़की से आसमान भी बहुत साफ नजर आ रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे बहुत से और चांद भी रोशन था। 3 दिन साथ बिताने के बाद, एक दूसरे को इतना समझने के बाद, सहज होने के बाद, अब इतने करीब बैठने में एक हलचल राजीव और सरगम के दिल में हो रही थी। हलचल जो एहसासों से शुरू हुई थी और आकर्षण से गुजर रही थी। हलचल जिसमें चुटकी भर इश्क का इल्म होने लगा था। सरगम ने महसूस किया कि बेहद नर्म धागों से बुने लिबास में छुपा उसका जिस्म राजीव के पास होने की गर्मी से पिघला जा रहा है। जैसे उस पर टिकी राजीव की नजरें देख रही हैं, छू रही हैं उसके हर उतार चढ़ाव को बेहद दिलकशी से, और वो पिघल कर सिमटना चाहती है उन बाहों के आगोश में। इन ख्यालों की सिरहन से ही उसके तन पर रोंगटे खड़े हो गए। राजीव जानता है कि सरगम का झुकाव है उसकी ओर, जो कभी कभी उसे उलझा देता था और कभी दे देता था एक वजह फिर से आबाद रहने की चाह थी। राजीव उसकी आंखों में देखते देखते ये सोच रहा था कि सरगम ने हाथ बढ़ाकर राजीव का हाथ थाम लिया। वो उससे 4 साल बड़ा है, उससे ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा परिपक्व है। जिंदगी के उतार चढ़ाव उसने ज्यादा देखे हैं। उम्र में छोटी है वो, दोनों में 4 साल का अंतर है। यकीनन इस अंतर का एक गहरा झुकाव है जो उन्हें नजदीक लाने की जिद पर अड़ा हुआ है। इन 4 सालों का फासला उन्हें बेतहाशा खींचता है एक दूसरे की ओर। वो जानता है कभी मन आकर्षित होता है उसके मन की तरफ, तो कहीं वो हाथ, वो उंगलियां जो हल्के से भूल से छू गई थी कभी, वो पैर जो बेहद दिलकश हैं, जिन्हें वो अपनी उंगलियों से छूकर उसे महसूस करना चाहता है। खींचते हैं उसे उसकी ओर, जिससे उसे दूर रहना चाहिए। वो चाहता है उसके मेहंदी लगे हाथ को अपने टैटू वाले हाथ में लेकर बैठा रहे और कुछ न कहे, बस महसूस करता रहे सुकून को। फिर भी आज, अभी अगर सरगम ना भी रुके तो उसे तो रुकना और रोकना चाहिए, उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इतना सब सोचकर राजीव ने हल्के से सरगम के हाथ से अपनी हाथ को छुड़ा लिया। पास बैठी सरगम ने शर्म में लिपटे अनकहे अफसोस से गर्दन झुका ली। उसके दोनों होंठ खूबसूरत, बड़े और लगभग एक बराबर थे, जिन पर आज सरगम ने हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी, जिसमें थोड़ा सा नारंगी रंग भी झलक रहा था। मासूम आंखों ने राजीव की आंखों में देखा और बेबस इंतजार में डूबी आवाज में सरगम ने राजीव को देखते हुए बस इतना ही पूछा, पसंद भी नहीं करते क्या राजीव जी? ऐसा सवाल राजीव ने कहा, ऊपर के होंठ से हल्के से नीचे के होंठ को दबाए, कुछ बेकरार सी आंखें लिए सरगम ने फिर पूछा, बताइए। एक लम्हे में एक हाथ खुद ब खुद बढ़कर हल्के से सरगम के नर्म गाल से फिसलते हुए गर्दन पर ठहर गया। कुछ उंगलियां सुलझे बालों की गिरफ्त में उलझ गई और एक छुअन जो सरगम के जिस्म के पार उसकी रूह तक उतर गई। दूसरे हाथ से जो न जाने कब रेशमी लिबास के नीचे सरगम की पतली कमर तक पहुंचने की गुस्ताखी कर चुका था। राजीव ने झटके से सरगम को अपनी ओर खींच लिया। संभलने की चाह में सरगम ने अपना हाथ राजीव के कंधे पर रख दिया और वो राजीव के बेहद पास आ गई।
पहली बार वो ऐसा महसूस कर रही थी कि उसकी कमर को कसकर पकड़े राजीव के हाथ की गर्मी, गर्दन पर टहलती राजीव की उंगलियों की नरमी, सफेद शर्ट में राजीव के स्थिर कंधे पर ठहरा हुआ सरगम का झुकाव और सांसों में महसूस होती हुई राजीव की सांसें। सरगम ने राजीव की आंखों में देखा, बेहद दिलकश आंखें, बहुत गौर से उसकी आंखों में देखती हुई आंखें, गहराई से उसे देखती ऐसी आंखें जो आंखों के रास्ते रूह तक छू रही थी, ऐसी डूबी हुई आंखें जिन्हें देखकर एक पल को खुद से खो जाने का खौफ हो जाए। सरगम ने राजीव की आंखों में देखा, बेहद दिलकश आंखें, बहुत गौर से उसकी आंखों में देखती हुई आंखें, गहराई से उसे देखती ऐसी आंखें जो आंखों के रास्ते रूह तक छू रही थी, ऐसी डूबी हुई आंखें जिन्हें देखकर एक पल को खुद से खो जाने का खौफ हो जाए और फिर वही खौफ पिघलकर बह जाए उन आंखों में हिफाजत से बसाए रखने की चाहत के दरिया में। सरगम ने पलकें झुका ली। राजीव ने पहले सरगम के ऊपर के होंठ को हल्के से चूम लिया, फिर नीचे के होंठ को, होंठों पर होंठों के छुअन की एक सौम्यता गहरी हो रही थी और अपने होंठों पर आ रुके राजीव के लबों की कशिश सरगम की रूह को छू रही थी। धीरे धीरे सांसों में सांसें घुलती चली गई, महकती रही एक बेहद खूबसूरत मोहब्बत, एक ऐसे भी रंग में। नजदीकियों की बढ़ती कशिश में राजीव के कंधे पर रखे सरगम के हाथ की भी पकड़ गहरी होती गई। राजीव के सख्त हाथ उस संगमरमर के तराशे हुए जिस्म पर फिसलते हुए नर्म हुए जा रहे थे। राजीव की बाहों में सरगम बिखरती जा रही थी और वो थाम रहा था, हिफाजत से हर एक कतरे को, कहीं कोई उसकी संभाल से फिसलकर छूट न जाए, कहीं खो न जाए खूबसूरत सुकून जो उसे सरगम की सोहबत में नसीब होता है। एहसासों से काफी नजदीक आ चुके थे दोनों, चाहते समेटे दिल बहकना चाहता था और होश संभलना। राजीव कहना चाहता था कि तुम मुझे बेहद पसंद हो, बेहद 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 पसंद, शायद इतनी पसंद हो कि अब तुम्हें खोने का ख्याल भी खौफ सा लगने लगा है। कितना कुछ कहना चाहता था राजीव, पर लम्हों की नरमी में हर लफ्ज बह गया और बिना कुछ कहे वो सब कह गया। सरगम ने नजरें उठाकर राजीव को देखा तो आज इतने दिन बाद राजीव की आंखों में फिर खूबसूरत ठहराव और बेहद सुकून था। सरगम ने राजीव के चेहरे को पहली बार अपने दोनों हाथों में ले लिया, हल्के से अपने हाथ से उसके गालों को छुआ और अपनी हसरतों के हाथों बहकते हुए राजीव को अपने होठों से छू लिया। वो एक दूसरे की बाहों में बिखरते रहे, सिमटते रहे, एक दूसरे की बेहद करीब बैठे रहे काफी देर तक। होठ छूते रहे होठों को, उंगलियां उलझती रही उंगलियों में। सरगम के हाथों की हिना की खुशबू अब राजीव के टैटू वाली हाथ से महक रही थी, जो उसकी तमन्नाओं को पूरा होने की सुकून से लबरेज किए जा रही थी। एक हाथ राजीव के स्थिर कंधे पर अभी भी रख रखा था सरगम ने, और मेहंदी लगे दूसरे हाथ को राजीव ने अपने टैटू वाले हाथ में थाम रखा था। राजीव के सीने से लगकर वो महसूस कर रही थी मोहब्बत को अपने बेहद खूबसूरत रूप में। राजीव चाहता था कि यूं ही बिखरती रहे सरगम उसकी आगोश में, और वो उसका कतरा कतरा संभाल कर बांध ले अपनी रूह से, कभी जुदा ना हो सकने वाली मोहब्बत में। दोनों जीते रहे कुछ पल मोहब्बत के सुकून में, एक दूसरे के साथ बेहद करीब। अपनी जिंदगी की कश्मकशों में उलझे राजीव को फिलहाल खुद पर ये यकीन नहीं था कि उससे जुड़कर सरगम की जिंदगी सुकून में बसर हो पाएगी। राजीव को अब बस यहीं रुक जाना ही मुनासिब लगा। वो खूबसूरत दिल जिसमें सुकून है, उसके प्रति ठहराव है, उस प्यारे दिल को
वो मुद्दतों के लिए बेजार नहीं करना चाहता था। राजीव रुक गया। सीने से लगी सरगम भी खुद को संभालते हुए कुछ दूर खिसक गई। राजीव ने मुस्कुराते हुए सरगम के चेहरे को हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और गर्दन पर, कान के निचले हिस्से पर चूमकर हौले से कहा, तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ सरगम। सरगम ने एहसास किया उसके प्रेम के निशानों को अपनी रूह पर, अपने दिल पर, अपनी आत्मा पर, अपनी मोहब्बत पर। उसका दिल इस बात का गवाह था कि जो उसने राजीव के लिए महसूस किया है वो कभी किसी और के लिए नहीं किया और ना ताउम्र कर सकेगी। झिझक में दूर बैठी सरगम को राजीव ने खींचकर फिर पास बैठा लिया। एक हाथ उसके कंधे पर रखा और सरगम ने मुस्कुराकर अपना सिर राजीव के कंधे पर टिका दिया। बहुत देर तक खामोश दोनों देखते रहे, खुले आसमान को, चांद को, तारों को, खामोशी को सुनते रहे और बस महसूस करते रहे एक दूसरे के साथ होने की इन बेशकीमती घड़ियों के सुकून को। फिर राजीव ने कहा, सरगम एक बात बताओ। पूछिए राजीव जी। सरगम ने चेहरा राजीव की ओर करते हुए जवाब दिया, जिंदगी में तुम्हारी बेहद अजीज सिर्फ एक ख्वाहिश क्या है? कभी इस पर ज्यादा सोचा नहीं है, पर सच कहूं राजीव जी, मेरी दिली ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मुझे जिससे मोहब्बत हो और जिसे मुझसे मोहब्बत हो वो कभी किसी देर रात सिरहाने बैठकर मुझे अपनी पसंदीदा कहानी सुनाए। मैं उसकी गोद में सिर रखकर सुनती रहूं वो कहानी जो उसकी पसंदीदा हो, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत का बयान हो। बस यही सरगम ने बताया और मुस्कुरा दी। वाह क्या बात है। इतना कहकर राजीव भी मुस्कुरा दिया। वैसे राजीव जी, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? क्या चाहते हैं आप बेतहाशा? सरगम ने पूछा। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जिंदगी को बेहद और बेशर्त मोहब्बत का सुकून मयस्सर हो, ताउम्र के लिए। बस, राजीव ने उसे देखते हुए कहा। सरगम उसे देखती रही काफी देर तक, फिर नजरें नीची करके उसके कंधे पर सिर रख लिया। कभी किसी ने कहा आपसे राजीव जी? एकाएक सरगम ने पूछा। क्या सरगम? राजीव ने उसे देखते हुए कहा, यही कि आप मोहब्बत हैं, खुश रहा कीजिए। सरगम ने हंसकर जवाब दिया। कभी कहा किसी ने तुमसे सरगम? राजीव ने भी पूछा। क्या राजीव जी? सरगम ने उत्सुक होकर मुड़कर राजीव की ओर देखा। तुम्हारी बातों में नशा है, एक ऐसा खुमार जो मेरे दिल और दिमाग से उतरता ही नहीं। चाहकर भी तुम्हें भुला पाना नामुमकिन है सरगम। राजीव ने जवाब दिया। सब खामोश हो जाने के बाद भी कितना कुछ कह रही थी। राजीव की सफेद लिनन शर्ट के बाएं कंधे पर पड़ी सिलवटें कितना कुछ बयां कर रही थी। एक एक सिलवट कितनी कशिश से थामा था कुछ पल उसको सरगम ने। ठंडी रात में पीठ के ऊपरी हिस्से, ठीक सीने के पीछे राजीव की ठहरी हुई एक एक उंगली की गर्माहट का असर कमर के अंतिम छोर तक सरगम अब तक महसूस कर पा रही थी। हरी घास से नीले आकाश तक बस उसे ही देखना। कड़-कड़ करके परत दर परत राजीव के दिल में अपनी जगह बनाती गई। क्या, क्यों, कैसे, मगर बेहद खूबसूरत एक एहसास। हर बंदिश के बावजूद भी एक दूसरे के लिए चाहत पनपती ही गई। उन आंखों ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था। उन दोनों ने एक दूसरे से इतनी सारी बातें की, यह जानते हुए भी कि अक्सर बातें नजदीकियां बढ़ा देती हैं। उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन हथेलियों ने एक दूसरे को छुआ और छूते गए, यह जानते हुए भी कि हाथ में हाथ थामकर हाथ छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें नहीं छूना चाहिए था। वह एक दूसरे के साथ प्रेम की एक एक सीढ़ी चढ़े जा रहे थे, यह जानते हुए भी
कि प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम निभाना इतना आसान नहीं होता है। अपनी हर पैमाने की हर बंदिश के पार कदम रखकर वह दोनों बस जीने लगे थे मोहब्बत के हर एहसास को। वह दोनों समझदारों वाला इश्क करने लगे थे और अपने इस समझदारों वाले इश्क के वजूद पर उन्हें यकीन होने लगा था। फिर एक दूसरे के साथ खामोश बैठकर आंखों आंखों में दोनों ने सारी रात गुजार दी। मेज पर बिखरे मेरे लिखे पन्नों को तुम रोज समेटते हो। तुम्हें खबर है, मेरी बेतरतीबी को समेटने के बहाने मेरे शब्दों से बातें करते हुए जब मुस्कुराते हो तुम, मुझे तुम्हें देखना कितना अच्छा लगता है। मेरे झुककर उठने से पहले तुम दराज को ढकेल कर बंद कर देते हो। तुम्हें खबर है, मुझे तुम्हारा मेरी फिक्र करना कितना अच्छा लगता है। सुबहों की नरम धूप पड़ने से पहले जब ओस की बूंद पत्ती पर अंगड़ाई लेती है और मैं तुम्हारी बाहों के घेरे में, जब तुम्हारा हाथ मेरा तकिया होता है और नींद आराम होती है, मुझे अपने नर्म कंबल से तुम्हारा हौले से आरिस तक ढक लेना। तुम्हें खबर है, तुम्हारा मेरी परवाह करना कितना अच्छा लगता है। मेरी उदासियों को हंसाना, मेरी खामोशियों को गुनगुनाना और मेरी मजबूरियों को समझाना, मेरी खुशियों के सदके जाना, हंस के मुझे अपना बना लेना और मुस्कुराकर तुम्हारा मेरा हो जाना। तुम्हें खबर है, मुझे अच्छा लगता है। तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे वजूद में खुद को खोकर भी जब मेरा वजूद महफूज रहता है, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें लिखना मुश्किल है मेरे लिए, उतना ही जितना तुम्हारे समर्पण के लिए सिर्फ शुक्रिया कहना, क्योंकि तुमसे कभी नहीं कहा, पर तुम्हें यह खबर है कि तुम्हें पाकर ज़हनसीब हूं मैं, कि तुम्हारा होना सुकून है और तुम्हारा मेरा होना मोहब्बत। एक शाम आमने सामने बैठे बातें करते करते सरगम ने राजीव से कहा, राजीव जी, आप तो बेहद दिलकश लिखते हैं, आज अपना लिखा कुछ सुना दीजिए। राजीव मुस्कुरा दिया, खिलखिलाकर हंस दिया। उस लड़की की हकदारी और मासूमियत पर कितनी प्यारी है वो, जो दिल में आता है साफ साफ जुबां पे कह देती है, आंखों से बयां कर देती है। कितनी बेबाक हक से मुझसे फरमाइश कर लेती है और कितना यकीन करती है मुझ पर कि मैं उसकी बात को वाकई मानूंगा। एक नेक दिल के आकर्षण ने उसकी रूह को खुद से बेतहाशा बांध लिया था। राजीव ने सरगम से मुस्कुराकर कहा, आपकी फरमाइश सिर आंखों पर मोहतरमा, और उसे सुनाने लगा। शौक से नाज करने वाले भी मिले बहुत, तुम्हें समझा तो तुम्हारी सादगी अच्छी लगी। यूं तो हमेशा होश में संभाल कर चलता हूँ कदम, तुम्हारे साए में मगर मदहोशी अच्छी लगी। अपने शब्दों में तुम हाँ कहती तो भी खूबसूरत होता, अपने शब्दों में तुम हाँ कहती तो भी खूबसूरत होता। इजहार पर मेरे मगर तुम्हारी खामोशी अच्छी लगी। अपने साथ तो गुजार रहा था उम्र दिन ब दिन, तुम्हारे साथ जीने लगा तो जिंदगी अच्छी लगी। सरगम गौर से सुनती रही हर लफ्ज को और दिल ही दिल में बुनती रही उनके मायनों का ताना बाना। तारा जानती थी कि सरगम का राजीव के प्रति झुकाव है। एक दिन बातों बातों में सरगम से पूछ बैठी, बहुत पसंद करती है ना तू राजीव को? ऐसी क्या बात है उसमें जो तेरे दिल में बस गया है वो? शर्म से सरगम का चेहरा गुलाबी हो उठा। फिर तारा का हाथ पकड़कर उससे कहती है, पता है तारा, हमारे सफर के दूसरे दिन हमने झील किनारे बैठकर बहुत सारी बातें की। बहुत कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में, उनकी माँ है, पापा हैं, सब हैं। फिर भी एक खलिश रही है अपनेपन की उनके जीवन में। मैंने उनसे पूछा, आप सिर्फ अपना आगे का नाम ही क्यों लिखते हैं, उपनाम कभी साथ नहीं लगाते? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे इंसान है और दूसरे को भी इंसानियत के नाम और नजरिए से ही देखना चाहते हैं, बड़े नाम से नहीं। राजीव जी मानते हैं इंसान का भेद कर्मों से किया जाना चाहिए, जन्मजात से नहीं। बड़ा कहलाकर भी वो कुल बड़ा नहीं जिसमें
ओछी मानसिकता प्रवास करती हो, जिसमें संस्कार, मानवीयता और दूसरों को इज्जत देने की हिम्मत ना हो। अच्छे कर्म, व्यक्तित्व और व्यवहार के बूते मिलने वाले सम्मान को वो वजूद मानते हैं, अपने नाम, अपने शख्सियत और अपनी विचारधारा का। एक दिन वैसे भी अब मेरा नाम अधूरा कहाँ है। हर बार जब तुम मुझे राजीव जी कह के पुकारती हो, मेरा नाम पूरा हो जाता है। और मुझे क्या चाहिए? वैसे वो चाहते हैं कि लोग उन्हें उनके काम से पहचाने, उनकी मेहनत से पहचाने, उनमें समाई हुई मनुष्यता से पहचाने और समाज भेदभाव करने के बजाय मदद करे एक दूसरे की संवरने में। और यदि मदद ना भी कर पाए तो किसी को बेवजह सताए नहीं। वो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं। मैं हमेशा उन्हें खुद से जुड़ा हुआ पाती हूँ। जब वो उदास होते हैं ना, तो उनकी आंखों में एक सवाल होता है जो जवाब मांगता रहता है, और वो जवाब, वो तसल्ली मिलने पर जो सुकून होता है, उसको मैंने देखा है। कितनी छोटी छोटी बातें, कितनी ही अच्छाइयां हैं उनके भीतर जो वो मेरे दिल में बसते चले जाते हैं। हर लफ्ज से, हर मुलाकात से, हर नजर से। तारा, प्यार में बहुत दुख होते हैं। मुझे नहीं पता कि कभी वो मुझे हमसफर के रूप में मिलेंगे भी या नहीं। मैं उनसे प्यार कर बैठी तो मेरा दिल उनसे प्यार ही चाहेगा ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बिखर जाऊंगी तारा। जो मैं उनके लिए महसूस करती हूँ, जिंदगी में कभी किसी और के लिए कभी नहीं कर पाऊंगी। दायरे मिटाते मिटाते उनके करीब आती जा रही हूँ मैं। मगर तारा, मुझे नहीं पता कि ये नजदीकियां कहीं पहुंच पाएंगी भी या नहीं। सरगम अपनी दोस्त तारा से मन की सारी बातें कह गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे बांटते हैं हम अपनी मुस्कुराहटें, पर यकीनन दिल के बेहद नजदीक होते हैं वो, जिनके साथ बांट लिए जाते हैं आंसू। आज सरगम राजीव के सामने आई तो पल के नीचे किए हुई थी, परेशान नजर आ रही थी। सरगम से वजह जानने को बेताब राजीव ने कारण पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। बिना नाते तो फिक्र भी नहीं की जाती। रूह से जुड़ी रूह करती रहती है फिक्र और जतन। दुख कम करने के, उस शख्स के, फिर चाहे कोई नाम हासिल हो उस ताल्लुक को या नहीं। एक आंसू झुकी पलक से उतरने ही वाला था कि राजीव ने हल्के से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। गम में भीगी आंखों से उसने एक बार राजीव की आंखों में देखा और उसके सीने पर सिर रखकर बेतहाशा रोती रही। अपने गले लगे सीने पर सिर रखकर मोतियों जैसे आंसू उसको अमानत में सौंपती हुई सरगम के सर पर हाथ फेरता राजीव सहलाता रहा हल्के से उसके बालों को अपनी उंगलियों से। उसने नहीं बताई राजीव को इन आंसुओं की वजह। उसे राजीव से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत नहीं मिलने पर बेहद दुख था, बेहद। इस हकीकत का इल्म ही था जो इन आंसुओं की वजह था। राजीव समझ गया था इस दुख को, इस दर्द को, इस गम को, इसकी वजह को, इस जुड़ाव को और इनके अनकहे आंसुओं को। इसलिए नहीं पूछी वजह फिर उसने, बस उससे गले लगकर उसके सिर पर हाथ फेरता रहा और जीता रहा कुछ और पल जिनमें मोहब्बत थी बेतहाशा और गम भी था बेतहाशा। अपने दोनों हथेलियों में उसका चेहरा लेकर, उसके माथे को चूमकर, फिर एक बार उसने उसकी रूह को छू लिया था। सरगम की इस बेशकीमती अमानत को संभाल कर रखेगा सदा राजीव। मोहब्बत में यही तो खासियत है, इसमें मुस्कान मयस्सर है तो हैं अश्क भी। हर सुबह की तरह यह भी एक आम सी सुबह थी, पर आम सिर्फ तब तक जब तक राजीव को उसकी माँ का कॉल न आया था। राजीव ने माँ से फोन पर बस इतना ही कहा, आता हूँ माँ। दोस्तों, राजीव की माँ का फोन आ जाने के बाद अब राजीव का अगला कदम क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए अपने घर जा रहा है? अगर हाँ, तो सरगम का क्या होगा? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही।